चैप्टर हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं रिवीजन वर्क एनर्जी पावर। तो डिटेल्स में आप ये चैप्टर को समझ चुके हैं, तो अब हम लोग इसका रिवीजन करेंगे एंड देन उसके बाद इसके न्यूमेरिकल्स को सॉल्व करेंगे, ठीक है ना। तो आई होप आप लोगों ने डिटेल्स के लेक्चर काफ़ी अच्छी तरीके से किए हुए हैं और काफ़ी रिवीजन किया हुआ है डिटेल्स लेक्चर का। तो ये जो रिवीजन है 5-10 मिनट का या 15 मिनट का, तो आप पूरे चैप्टर को कलेक्ट कर लोगे, ठीक है ना। ओके, सो पहले हम लोग फॉर्मूला जो कि बचपन से ही इसको डील करते हुए आ रहे हैं, वर्क इज इक्वल टू फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट इंटू कॉस थीटा। तो इंटू कॉस थीटा क्यों? क्योंकि ये तो आपको पता ही है कि डिस्प्लेसमेंट और फोर्स के बीच में अगर कोई पर्टिकुलर एंगल है, एग्जांपल के तौर पे कोई बॉडी डिस्प्लेस इस तरफ हो रही है लेकिन फोर्स इधर लगा रहे थे, जैसे सूटकेस आप खींच के ले आ रहे हो ट्रॉली को, लेकिन डिस्प्लेस अलग डायरेक्शन में हो रहा है, पर्टिकुलर एंगल बना रहा है, तो वहाँ पे आपको कॉस थीटा लगाना पड़ेगा। क्यों, क्या, ये सारी चीज़ें डिटेल में हम लोग समझ चुके हैं। तो फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट इंटू कॉस थीटा की जो भी वैल्यू रहेगी वो वर्क होगा। तो डेफिनेटली यहाँ पर जो फोर्स हो रहा है वो एक्सटर्नल फोर्स भी हो सकता है या बाकी दूसरे फोर्सेस भी हो सकते हैं। ओके, इसके बाद आप इसको डिस्प्लेसमेंट को आप वेक्टर में भी रिप्रेजेंट कर सकते हो, फोर्स इंटू R2 माइनस R1, फाइनल पोजीशन माइनस इनिशियल पोजीशन से ही तो डिस्प्लेसमेंट आता है, ठीक है। तो ये भी हम लोग कर सकते हैं। तो अच्छा, कॉस थीटा का वैल्यू को समझो। अगर अगर आपने जिस तरफ आप फोर्स लगा रहे हो, एग्जांपल की तरफ इधर फोर्स लगा रहे हो, डिस्प्लेसमेंट भी इधर हो रहा है, तो यहाँ पे एंगल कितना हो रहा है फोर्स और डिस्प्लेसमेंट के बीच में? फोर्स भी इधर लग रहा था, डिस्प्लेसमेंट भी इधर हो रहा था, तो एंगल हो रहा है 0। इसका मतलब जहाँ पे फोर्स लगा रहे हो अगर पूरा का पूरा डिस्प्लेस बॉडी उसी तरफ हो रही है तो कॉस थीटा 0 डिग्री हो जाएगा। कॉस 0 डिग्री की वैल्यू 1 होती है, तो पूरा का पूरा फोर्स जो आपने लगाया पूरा का पूरा आपको काम मिल जाएगा, क्योंकि जिस डायरेक्शन में आप फोर्स लगा रहे थे डिस्प्लेसमेंट उसी डायरेक्शन में हो रहा था। इसी तरह अगर आप है ना आपका डिस्प्लेसमेंट और फोर्स के बीच में 90 डिग्री का एंगल है, एग्जांपल के तौर पे आपने फोर्स इधर लगाया और डिस्प्लेस इधर हो रहा है। एग्जांपल के तौर पे आप जैसे दौड़ रहे हो ग्राउंड में और ग्रेविटी आपको नीचे खींच रही है, डेफिनेट ग्रेविटी आपको अर्थ की सेंटर की तरफ खींचेगी, डाउनवर्ड खींचेगी, आप जा इधर रहे हो, ठीक है। तो हम बोलेंगे ग्रेविटी ने कितना काम किया, तो आप क्या कहोगे कि फोर्स, ग्रेविटी का जो फोर्स है वो नीचे की तरफ है और डिस्प्लेसमेंट उस तरफ हो रहा है, तो ये परपेंडिकुलर ये बन गया, इंटरसेक्शन बन गया। तो कॉस 90 डिग्री, परपेंडिकुलर मतलब कॉस 90 डिग्री है ना। आप देखो इस तरह डिस्प्लेस उधर हो रहा है और ग्रेविटी नीचे खींच रही है, आप उधर जा रहे हो, भाग रहे हो, ग्रेविटी आपको नीचे खींच रही है, तो वर्क डन बाई ग्रेविटी कितना होगा, ग्रेविटी। ओके, तो वर्क डन ग्रेविटी यहाँ पे अगर कॉस 90 डिग्री की वैल्यू डालो, कॉस 90 डिग्री की वैल्यू 0 होती है, तो पूरी वैल्यू 0 आ जाएगी, मतलब ग्रेविटी ने कोई काम नहीं किया, क्योंकि ग्रेविटी तो अपनी तरफ खींच रही थी, तुम जा उधर रहे थे। ग्रेविटी तो अपनी तरफ खींच रही थी, जा तुम उधर रहे थे। तो ये भी चीज़ें है ना हम लोग ने क्लास 9-10 में की हुई। ठीक इसी तरीके से अगर आपने कोई बॉल ऊपर फेंकी है, ऊपर बॉल फेंकी, बॉल ऊपर जा रही है, ग्रेविटी तो नीचे खींच रही है, और हमने पूछ लिया कि भाई वर्क डन बाई ग्रेविटी बताओ, वर्क डन बाई ग्रेविटी बताओ, तो बीच में एंगल कितना बन गया देखो। रेड कलर की हमारी बॉल है और ये हमारे ग्रेविटी जो फोर्सेस है, ग्रेविटी की वजह से जो भी फोर्सेस है वो नीचे की तरफ है, तो यहाँ पे जो एंगल बन जाएगा 180 डिग्री बन जाएगा, है ना। भाई आपकी बॉल नीचे थोड़ा जा रही है, आपकी बॉल किस तरह जा रही है, ग्रेविटी, ब्लैक वाली ग्रेविटी मैंने दिखाया है, आपकी बॉल बिल्कुल एग्जैक्टली अपोजिट जा रही है, ठीक है ना। तो ग्रेविटी का फोर्स नीचे और बॉल ऊपर जा रही है, तो 180 डिग्री बन जाएगा। तो कॉस 180 डिग्री की वैल्यू होती है -1, तो ओवरऑल आपका वर्क निगेटिव आ जाएगा। तो हम बोलेंगे कि ग्रेविटी ने कितना काम किया, तो ग्रेविटी ने जो भी काम किया वो निगेटिव होगा। ये सारी चीज़ें पहले बचपन में भी हमने सीखी हुई है। तो वर्क को अगर कोई एक्सटर्नल फोर्स नहीं है, अगर एनर्जी यानी कंजर्वेटिव फोर्सेस हैं, तो वर्क को हम पोटेंशियल एनर्जी से भी निकाल सकते हैं, mgh, यानी जो भी वर्क होगा वो जस्ट पोटेंशियल एनर्जी के थ्रू किया हुआ होगा। अगर कोई एक्सटर्नल फोर्स नहीं है तो mgh हो जाएगा। इसी तरह अगर कोई वर्क हो रहा है जो काइनेटिक एनर्जी की वजह से हो रहा है, उसका फॉर्मूला हाफ एम वी का स्क्वायर। इसके लिए अलग अलग इसलिए लिखा है कि ये फॉर्मूले यूज होते रहते हैं, ठीक है। mgh, हाफ एम वी का स्क्वायर, F/s, ये सब फॉर्मूले यूज होते रहते हैं। इसके अलावा भी मैंने छोटे छोटे 2-3 वीडियो बनाए थे, वर्क एनर्जी थ्योरम भी मैंने पूरा बताया हुआ है कि किस तरीके से हम वर्क एनर्जी थ्योरम को ड्राइव कर सकते हैं। इसके अलावा अब फाइनली देखो, थोड़ा सा और डिटेल में समझेंगे कि जो वर्क नेट होता है, एक्चुअली में जो वर्क नेट होता है, जो हमने वर्क एनर्जी थ्योरम में सीखा था, एक्चुअली में जो वर्क नेट होता है वो चेंज इन काइनेटिक एनर्जी होता है। मतलब किसी बॉडी में एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी में जो भी चेंजेस हो रहा है,
एग्जाम्पल के तौर पे आप है ना 20 मीटर पर सेकंड से साइकिल चला रहे थे, फिर आपने ज़्यादा फोर्स लगाया और आपने की साइकिल 50 मीटर पर सेकंड आपने गाड़ी साइकिल की स्पीड कर दी, तो ये चेंज इन काइनेटिक एनर्जी हुआ है ना। तो जो भी वर्क नेट लगा है, जो भी वर्क नेट लगा है, आपने फोर्स लगाया या कुछ पीछे फ्रिक्शन ने भी कुछ माइनस किया होगा, फोर्स को कैंसिल किया होगा, या कुछ अगर आपने मोटर या बैटरी लगा के रखी है तो कुछ बैटरी ने भी लगाया है, जो भी है ओवरऑल जो भी वर्क नेट होगा, जो भी अलग अलग फोर्सेस ऐड एंड कैंसिल करके जो वर्क नेट मिलेगा वो चेंज इन काइनेटिक एनर्जी होगा। ठीक है ना। तो सारे फोर्सेस हमें यहाँ पे जो भी फोर्सेस वर्क हो रहे हैं इन सबको हम ऐड कर सकते हैं या फिर सब्ट्रैक्ट भी कर सकते हैं अगर कोई अपोजिट डायरेक्शन में। तो वर्क नेट से मतलब क्या हुआ, हो सकता है वर्क आपने एक्सटर्नल फोर्सेस के थ्रू किया हो सकता है कुछ वर्क कंजर्वेटिव फोर्सेस के थ्रू हुआ हो सकता है कुछ वर्क नॉन कंजर्वेटिव फोर्सेस की वजह से हुआ हो। तो जो वर्क नेट है यानी चेंज इन काइनेटिक एनर्जी हो रही है उसी को हम लोग बोल रहे हैं वर्क नेट, है ना, नेटवर्क। तो नेटवर्क मतलब कितने भी आपने अलग अलग जो भी फोर्सेस लगाए हैं उन सबको हम क्या कर देंगे ऐड, या फिर अपोजिट में है तो सब्ट्रैक्ट जो भी है। तो ये हो जाएगा पूरा का पूरा वर्क नेट का एक पूरा खोल के मैंने बता दिया है कि हो सकता है उसमें कुछ वर्क कंजर्वेटिव फोर्सेस की वजह से हो रहा है, कुछ वर्क नॉन कंजर्वेटिव फोर्सेस की वजह से हो रहा हो सकता है कुछ वर्क आपने एक्सटर्नल फोर्स लगाया है। एग्जाम्पल के तौर पे समझो एक बॉल आपने नीचे फेंकी जमीन में, ताकत लगा के फेंकी, यानी वर्क एक्सटर्नल यानी एक्सटर्नल फोर्स लगाया। तो वर्क एक्सटर्नल मतलब आपने एक्सटर्नल फोर्स लगाया, आपने एक्सटर्नल ताकत लगाई या जो भी है मशीन से मोटर से बॉल को नीचे फेंका। एक तो ये हुआ एक्सटर्नल फोर्स की वजह से वर्क। यहाँ पे कंजर्वेटिव क्यों, कंजर्वेटिव फोर्सेस के वजह से जो वर्क हो रहा है, क्यों, क्योंकि ग्रेविटी भी तो नीचे काम कर रही है। आपने बॉल नीचे फेंका है तो ग्रेविटी भी तो नीचे खींच रही होगी ना बॉल को, वहाँ पे कंजर्वेटिव फोर्सेस भी तो हो रहा है। अच्छा ये सब तो पता ही ना, कंजर्वेटिव फोर्सेस नॉन कंजर्वेटिव फोर्सेस। देखो कंजर्वेटिव फोर्स क्या होता है, मतलब कंजर्वेटिव वर्क क्या होता है कि वर्क डन बाय कंजर्वेटिव फोर्सेस। देन कंजर्वेटिव फोर्सेस क्या होते हैं, जैसे स्प्रिंग में होगा या ग्रेविटी की वजह से या स्प्रिंग की वजह से, ये होते हैं कंजर्वेटिव फोर्स। इसके अलावा भी इलेक्ट्रोस्टैटिक है, ओके, और फिर और दो तीन नाम ले लो, स्प्रिंग की वजह इलेक्ट्रोस्टैटिक, मैग्नेटिज्म है, ये सब क्या है, ये सब कंजर्वेटिव फोर्सेस होते हैं। ठीक, उसकी वजह से जो वर्क होता है उसे बोलते हैं वर्क डन बाय कंजर्वेटिव फोर्सेस। सुन लो फिर से, वर्क डन बाय एक्सटर्नल फोर्सेस, जैसे हमने अपनी ताकत लगा कर दिया, मोटर से चला दिया, एक एक्स्ट्रा मशीनरी दे दी, वो तो हो गया वर्क डन बाय एक्सटर्नल फोर्सेस। चेंज इन काइनेटिक एनर्जी कई वजह से भी हो सकता है, किसी एक वजह से भी हो सकता है, कलेक्टिव तीनों वजह से भी हो सकती है चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। भाई आपकी गाड़ी किसमें थी, इंक्लाइन प्लेन में थी, गाड़ी आप नीचे उतार रहे थे, ठीक है, ये ऐसे समझो रोड है ना, समझो अभी बहुत अच्छा एग्जांपल दूंगा सब समझ में आ जाएगा आपको। देखो गाड़ी ऐसे आ रही थी, ठीक है, यहाँ पर रोड में फ्लैट रोड में चल रही थी गाड़ी, और आपका जो भी वर्क हो रहा था, जो भी काइनेटिक एनर्जी में चेंजेस हो रहा था, वो आपने मोटर, गाड़ी का इंजन था, गाड़ी का इंजन वर्क कर रहा था, यानी गाड़ी का इंजन जो था वो एक कहीं ना कहीं एक्सटर्नल फोर्सेस दे रहा था गाड़ी को आगे बढ़ाने के लिए। तो सिर्फ यहाँ पर एक्सटर्नल फोर्सेस अभी फिलहाल लग रहा था, ठीक है ना। फिर क्या हुई, गाड़ी है ना नीचे आके जब एक ढलान आई, एक स्लोप आया, तो जितना पहले मोटर आपने जितना भी फोर्स मोटर से दिया था, तो कुछ भी एक्स्ट्रा फोर्स नहीं दिया, लेकिन तो भी काइनेटिक एनर्जी में चेंजेस आ गया, गाड़ी और तेजी से नीचे आने लगी। क्यों आने लगी सर, हमने मोटर में अपने इंजन में तो कुछ एक्सटर्नल फोर्स नहीं दिया। क्यों आने लगी, क्योंकि यहाँ पे कंजर्वेटिव फोर्सेस ने काम शुरू कर दिया, ग्रेविटी ने काम शुरू कर दिया, अट्रैक्ट करने लगी ग्रेविटी, है ना। तो यहाँ पर यानी पहले जो गाड़ी 50 मीटर पर सेकेंड थी, बाद में इंक्लाइन प्लेन में आके 70 मीटर पर सेकेंड हो गई, 70 मीटर पर सेकेंड हो गई। तो क्यों हुई सर, हमने एक्सीलरेट तो किया नहीं, हमने मोटर में एक्स्ट्रा ताकत तो लगाई नहीं, एक्स्ट्रा पावर तो लगाया नहीं, तो क्यों हो गई, क्योंकि यहाँ पर वर्क कुछ ग्रेविटी ने कर लिया, कंजर्वेटिव फोर्सेस के द्वारा वर्क हो गया। तो जो भी काइनेटिक एनर्जी चेंजेस आए, तो इंजन प्लस कंजर्वेटिव फोर्सेस, है ना, तो ये दोनों ऐड कर देंगे। अगर इसमें नॉन कंजर्वेटिव फोर्सेस भी हो रहा है, एग्जांपल के तौर पे नॉन कंजर्वेटिव फोर्सेस जैसे कि फ्रिक्शन है, विस्कोसिटी है, वो भी है इसमें, तो भी ऐड या सब्ट्रैक्ट कर देंगे, अगर अगेन से सब्ट्रैक्ट कर देंगे, तो कुल मिला के हमें वर्क नेट मिल जाएगा और चेंज इन काइनेटिक एनर्जी आ जाएगी। तो चेंज इन काइनेटिक एनर्जी सिर्फ कंजर्वेटिव फोर्सेस की वजह से नहीं आती है, सिर्फ एक्सटर्नल फोर्स की वजह से नहीं आती है, सिर्फ नॉन कंजर्वेटिव फोर्सेस की वजह से नहीं आती है, कोई एक रीजन भी हो सकता है और कलेक्टिव सारे रीजन भी हो सकते हैं उस बॉडी में काइनेटिक एनर्जी चेंज होने का। ओके, एग्जांपल के तौर पे एक बॉल हमने
ज़मीन में फ्री फॉल कराया, ऐसे फेंका नहीं नीचे, फेंका ताकत से नीचे नहीं फेंका, हमने ताकत नहीं लगाई, मतलब एक्सटर्नल फोर्स नहीं लगाया, वर्क डन बाय एक्सटर्नल यहाँ पे जीरो। और यहाँ पे अगर हम फ्रिक्शन को भी ये करते हैं, अवॉइड करते हैं, तो नॉन कंजर्वेटिव फोर्स को भी हम अवॉइड कर देंगे, जीरो हो जाएगा। यानी कुल मिला के जो भी वर्क हुआ, यानी जो भी उसके अंदर काइनेटिक एनर्जी में चेंजेस हुई, यानी बॉल पहले रुकी हुई थी आपके हाथ में, और जैसे आपने ड्रॉप किया स्पीड बढ़ती गई, यानी काइनेटिक एनर्जी बढ़ती गई, काइनेटिक एनर्जी बढ़ती गई। यानी जितना भी काम किया, किसने काम किया? एक्सटर्नल ताकत तो लगाई नहीं, तो किसने काम किया? ग्रेविटी ने काम किया। वर्क डन बाई कंजर्वेटिव फोर्सेस हो जाएगा, ग्रेविटी की वजह से चेंज इन काइनेटिक एनर्जी हुई। और इसी को हम लोग क्या बोलते हैं? बोलो, एनर्जी कंजर्वेशन, है ना। जो सिर्फ है ना कंजर्वेटिव फोर्सेस की वजह से जो वर्क होते हैं उन्हें क्या बोलते हैं? एनर्जी कंजर्वेशन, ठीक है, लॉ ऑफ एनर्जी कंजर्वेशन, ठीक है ना। कि आपने बॉल ऊपर पकड़ी हुई थी तो पोटेंशियल एनर्जी बहुत ज़्यादा थी, जब बॉल के नीचे ड्रॉप किया, जब बॉल के नीचे ड्रॉप तो पोटेंशियल एनर्जी कम होती गई, काइनेटिक एनर्जी बढ़ती गई। एक्सटर्नल फोर्स का कोई इन्वॉल्वमेंट नहीं है और नॉन कंजर्वेटिव फोर्स का कोई इन्वॉल्वमेंट नहीं। काफ़ी मैंने टाइम लिया है, तो ये बहुत ज़रूरी समझना, इस डिटेल को बहुत ज़रूरी समझना कि कहीं पर भी आप चेंज इन काइनेटिक एनर्जी कर रहे हो, यानी कि हाफ एम वी का स्क्वायर फाइनल माइनस हाफ एम वी का स्क्वायर इनिशियल। इसका फॉर्मूला और भी ओपन करके लिख दूं क्या मैं? देखो, चेंज इन के का, चेंज इन मैं यहाँ पे लिख दे रहा हूँ ब्रैकेट में, चेंज इन के का सिर्फ क्या होगा? हाफ एम वी स्क्वायर फाइनल माइनस हाफ एम वी स्क्वायर इनिशियल, ये होता है चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। ओके, तो ये फॉर्मूला लगा रहे हो, तो इसके इक्वेट में क्या क्या लगा सकते हो आप इसके इक्वेट में? तो जब क्वेश्चन पढ़ोगे तो देख लो, अगर क्वेश्चन में एक्सटर्नल फोर्स भी है तो वर्क डन बाय एक्सटर्नल फोर्स भी हम दे देंगे, और अगर उसमें ग्रेविटी या स्प्रिंग का भी इन्वॉल्वमेंट है या इलेक्ट्रोस्टैटिक का भी इन्वॉल्वमेंट है तो हम वर्क डन बाय कंजर्वेटिव फोर्स इज इक्वल टू चेंज इन के दे देंगे, है ना। या सिर्फ कंजर्वेटिव का है इन्वॉल्वमेंट, एक्सटर्नल कोई फोर्स का इन्वॉल्वमेंट नहीं है, तो जस्ट स्प्रिंग फोर्स दे दिया, हाफ वर्क डन बाय स्प्रिंग फोर्स हाफ के एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू चेंज इन काइनेटिक, ऐसे भी दे सकते हैं फॉर्मूले। तो कितने सारे फॉर्मूले बनते हैं यार, तो डिपेंड करता है कि आपका क्वेश्चन में जो चेंज इन काइनेटिक एनर्जी हुई है बॉडी में वो कितने फोर्सेस की वजह से हुई है, उतने फोर्सेस को आपको ऐड करते हुए जाना है, बस इतनी सी बात थी, इतनी सी बात थी। तो ये बहुत ज़बरदस्त कॉन्सेप्ट है। अक्सर हम कई बार अलग अलग लगाते हैं फोर्स। अब देखिए हम वर्क देखिए फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, यहाँ पे फोर्स एक्सटर्नल फोर्स लगा रहे हैं, एक्सटर्नल फोर्स की वजह से जो डिस्प्लेसमेंट हुआ, लो ये हो गया वर्क डन बाय एक्सटर्नल फोर्सेस हो गया ये। फिर एम जी एच हो सकता है ग्रेविटी की वजह से हो रहा हो, सॉरी पोटेंशियल एनर्जी की वजह से हो रहा हो, कंजर्वेटिव वर्क हो रहा हो, वर्क डन बाय कंजर्वेटिव फोर्सेस, ये भी हो सकता है ना। पोटेंशियल एनर्जी कि पोटेंशियल एनर्जी बहुत भरी थी, बॉल जब ऊपर पकड़े हुए थे, जैसे छोड़ा फौरन उससे काइनेटिक एनर्जी में कन्वर्ट होते ही चेंज इन काइनेटिक एनर्जी हो गई। ओके, समझ में आया कि नहीं आया? तो ये कॉन्सेप्ट समझना बहुत 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 ज़रूरी है, ठीक है। तो बाद में मैंने एक देखो, अगर सिर्फ और सिर्फ अगर ये देखो, अब मैं देखो फिर से इसी फॉर्मूले को फिर से मैं बता रहा हूँ कि जो भी बॉडी में काइनेटिक एनर्जी हुई है, चेंज इन काइनेटिक एनर्जी हुआ है, उसी को हम वर्क कह रहे हैं। अब वर्क कितने भी उसमें हो सकते हैं, ठीक है, कम से कम 3 तो हो ही सकते हैं, वर्क डन बाय एक्सटर्नल फोर्सेस, वर्क डन बाय कंजर्वेटिव, वर्क डन बाय नॉन कंजर्वेटिव फोर्सेस की वजह से चेंज इन काइनेटिक एनर्जी हो सकता है। तो तीनों को हम प्लस करके लिख देंगे। लेकिन 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 एक स्पेशल केस, क्योंकि बार बार यूज होता है कि मान रहे हैं कि वर्क डन बाय एक्सटर्नल फोर्सेस जीरो, हमने कोई भी ताकत नहीं लगी, हमारे मशीन से कोई ताकत नहीं लगी। वर्क डन बाय नॉन कंजर्वेटिव फोर्सेस जीरो, कोई भी फ्रिक्शन नहीं हुआ है, कोई भी विस्कोसिटी नहीं हुई है। अगर ये दोनों जीरो है तो टोटल जो चेंज, अब फिर भी चेंज इन काइनेटिक एनर्जी हो रहा है, बॉडी में एनर्जी काइनेटिक एनर्जी चेंज हो रही, मतलब वर्क डन बाय क्या हो रहा होगा? कंजर्वेटिव फोर्स हो रहा है। इसके हमने अलग से लगा दिया, अलग से निकाल दिया कि चेंज इन काइनेटिक एनर्जी जो भी आपका हुआ है, अब इसके लिए आप क्या लगाते हो कि यू आई प्लस के आई इज इक्वल टू यू ए प्लस के, ठीक है, यही तो बनेगा फॉर्मूला, है कि नहीं है? ये इनिशियल पोजीशन है, इनिशियली बॉडी में भाई वर्क डन बाई हम क्या करें? वर्क डन बाई कंजर्वेटिव फोर्सेस, तो यही तो बनेगा। कैसे? इनिशियल बॉडी में कितनी पोटेंशियल एनर्जी थी, इनिशियल बॉडी में कितनी काइनेटिक एनर्जी थी, बाद में क्या हुआ? बाद में ये हुआ कि काइनेटिक एनर्जी में भी कुछ चेंजेस आ गया और पोटेंशियल एनर्जी में भी कुछ चेंजेस आ गया। एग्जाम्पल के तौर पे जब आपने बॉल पकड़ी हुई थी, बॉल का एग्जाम्पल ले लो, क्योंकि एक्सटर्नल फ्री बॉल फ्री ड्रॉप का ले लो एग्जाम्पल, एक्सटर्नल फोर्स और नॉन कंजर्वेटिव नहीं मान के चल रहे ना, जो भी मान के चल रहे कंजर्वेटिव मान के चल रहे हैं। जब बॉल आपने होल्ड की हुई थी हाथ में तो पोटेंशियल एनर्जी बहुत थी,
काइनेटिक एनर्जी जीरो थी इनिशियल, ये है इनिशियल पोजीशन, ये है इनिशियल पोजीशन कि पोटेंशियल बहुत थी, काइनेटिक जीरो थी। फिर इज इक्वल टू फाइनली क्या हुआ कि पोटेंशियल जीरो हो गए, काइनेटिक बॉल नीचे नीचे गिरते गिरते जस्ट बिफोर हिट काइनेटिक एनर्जी बहुत हो गई। तो ये कंजर्वेटिव एनर्जी, भाई ये क्या है, एनर्जी कंजर्वेशन ही तो हुआ है, लॉ ऑफ एनर्जी कंजर्वेशन हुआ है कि एनर्जी कहीं पर बर्बाद नहीं गई है, एनर्जी जो तुम्हारी पोटेंशियल से बर्बाद नहीं गई वो यहाँ आके काइनेटिक एनर्जी में चेंज हो गई। तो ये वाला फॉर्मूला काफ़ी बार हम लोग यूज़ करेंगे, ठीक है। तो ये यहीं से निकला हुआ है, कंजर्वेटिव फोर्सेस से ही निकला है, वर्क डन बाय कंजर्वेटिव फोर्सेस से ही निकला हुआ है। तो ये फॉर्मूला बहुत बार यूज़ करेंगे, ये ध्यान में रखना, ठीक है। इसके बाद एक और कॉन्सेप्ट हमारे पास इलास्टिक कोलिजन, ठीक है ना। यहाँ पे हम लोग यूज़ करते हैं लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम, ठीक है। तो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम क्या कहते हैं, जो तुम्हारे बॉडी में इनिशियल जो भी बॉडी है इलास्टिक कोलिजन होने से पहले, जैसे जैसे दो बॉडी हैं, ठीक है ना, दो बॉडी है और उसका वो दोनों अपोजिट आ रही है या एक दूसरे के पीछे से टक्कर मार रही है, अपोजिट टक्कर मार रही है। तो पहले क्या था, पहले टाइम लाइन पहले टक्कर होने से पहले क्या था, उसके अंदर कुछ मोमेंटम था इनिशियल, एम इंटू यू। भाई मोमेंटम का फॉर्मूला क्या है, एम इंटू वेलोसिटी, मास इंटू वेलोसिटी। पहली बॉडी में एम इंटू यू वन था, मतलब पहली बॉडी की अपनी कुछ मास था, अपनी कुछ स्पीड थी, दूसरी बॉडी की भी अपना कुछ मास था, अपनी कुछ स्पीड थी। इनिशियल दोनों बॉडी का हमने क्या लिखा, मोमेंटम लिखा, मोमेंटम इनिशियल बॉडी वन, इनिशियल मोमेंटम बॉडी टू इज इक्वल टू, जब टक्कर हुई तो जब टक्कर हुई तो तस्वीर चेंज हो गई, पिक्चर क्या चेंज हो गई, उस बॉडी में फाइनल वेलोसिटी यानी वी से दिखा दूंगी, यहाँ पे यू दिखाया कि पहली वाली बॉडी का फाइनल वेलोसिटी कुछ और हो गया, दूसरी वाली बॉडी का फाइनल वेलोसिटी कुछ और हो गया। तो इसका मोमेंटम से देखेंगे तो एम इंटू वी वन यानी एम वन इंटू वी वन प्लस एम टू इंटू वी टू, समझिए। तो ये हो गया इनिशियल मोमेंटम, टक्कर होने से पहले वाला मोमेंटम ओवरऑल सिस्टम में, ओवरऑल दोनों बॉडी में, और ये हो गया टक्कर होने के बाद का मोमेंटम उस बॉडी में, ठीक है ना। तो ये भी क्या है, ये भी आपका लॉ ऑफ कंजर्वेशन मोमेंटम है कि मोमेंटम कहीं पर गया नहीं है, ट्रांसफर हुआ है। हो सकता है एक बॉडी से दूसरी बॉडी में ज़्यादा चला गया हो, पहले हो सकता है यहाँ पे 10 हो यहाँ 15 हो सकता है टक्कर होने के बाद इस पहले वाले में 15 आ गया और बाद में 10 हो गया दूसरे वाले में, हो सकता है कि नहीं हो सकता है। क्यों, क्योंकि लॉ ऑफ कंजर्वेशन मोमेंटम लगता है कहीं गया नहीं है, कहीं पर भी एनर्जी और कहीं बर्बाद नहीं गई है, मतलब इस साउंड में या हीट में कहीं बर्बाद नहीं हुई है, वो मोमेंटम पूरा का पूरा ट्रांसफर हो गया है, पूरा का पूरा मोमेंटम क्या हो गया, ट्रांसफर। तो ये फॉर्मूला और ओवरऑल ये कॉन्सेप्ट ये बिल्कुल जहन में आपको रखना है, क्योंकि ये तीन पे तो प्लस एफ इंटू एस ये तो आता ही रहता है और ये डायरेक्ट तौर पे फॉर्मूले लगते रहते हैं, ठीक है। अगर कोई भी एक्सटर्नल फोर्सेज नहीं तो पी ही मार दिया, कोई भी एक्सटर्नल फोर्सेज के ही मार दिया तो डायरेक्ट वर्क दिखा सकते हैं, बाकी अगर जीरो है तो पूरा पूरा वर्क यही हो जाएगा, ठीक है ना। तो 1 2 3 4 ये 5 ये 4 5 फॉर्मूले बार बार लगते रहेंगे, और जब न्यूमेरिकल अभी हम लोग करेंगे तो मैं रिलेट कराता जाऊँगा, बराबर मैं रिलेट कराऊंगा। देखो अगर यहाँ पे चेंजिंग काइनेटिक एनर्जी किया तो इसमें सिर्फ कंजर्वेटिव फोर्सेज लगे हैं, इसमें सिर्फ एक्सटर्नल फोर्स लगे या दोनों मिल के फोर्स लगे हुए, तो दोनों का वर्क निकाल के चेंजिंग काइनेटिक एनर्जी को इक्वेट करना पड़ेगा, ठीक है। इसके अलावा इलास्टिक कोलिजन पे हमारे पास दो फॉर्मूले और हैं, इसका डेरिवेशन मैंने सब कराया हुआ है पहले ही। V1 मतलब फाइनल वेलोसिटी ऑफ बॉडी वन, V1 का मतलब क्या होगा, फाइनल वेलोसिटी ऑफ बॉडी वन, ठीक है ना। यही वाली इसी से ड्राइव किया गया है, इसे ड्राइव किया गया है। V1 मतलब पहले बॉडी की फाइनल वेलोसिटी, V2 मतलब दूसरी बॉडी की फाइनल वेलोसिटी टक्कर होने के बाद क्या होगी। तो V1 मतलब पहले बॉडी की फाइनल वेलोसिटी अगर आपको निकालना है तो आप डायरेक्ट ये फॉर्मूला लगा सकते हो, कैसे, m1 माइनस m2 अपॉन m1 प्लस m2 इंटू U1 मतलब पहली बॉडी की इनिशियल वेलोसिटी प्लस इन ब्रैकेट 2m2 अपॉन 2m2 मतलब दूसरे बॉडी का मास का इंटू 2, ठीक है, अपॉन m1 प्लस m2 इंटू U2। व्हाट इज U2 दूसरी बॉडी का इनिशियल वेलोसिटी, U मतलब इनिशियल, V मतलब फाइनल। अगर अब ये डायरेक्ट लगा दोगे फॉर्मूला, यानी कि यहाँ पर देखो कहीं पर भी आपको V2 नहीं मांग रहा है, दूसरे बॉडी की फाइनल वेलोसिटी नहीं मांग रहा है, एक वेरिएबल कम हो गया ना मेरा, अच्छा है ना, एक वेरिएबल मेरे पास कम है, टेंशन नहीं ना, हमें हमारे पास इन्फॉर्मेशन कम है। पहले अगर डायरेक्ट लगाते हैं, अब इसे डायरेक्ट भी लगा सकते हैं, लेकिन यहाँ पे कितने वेरिएबल हो रहे हैं, 1 2 देखो कितने वेरिएबल हो रहे हैं, 3 4 5 6 वेरिएबल हो रहे हैं। M1 M2 को एक ले लिया मतलब 2 ले लिया, M1 M2 यहाँ पर, M1 M2 यहाँ 2, फिर 3 4 5 6, यहाँ पे देखो कितने वेरिएबल हैं, ये देखो 1 और M1 M2 2 1 3 हो गए, फिर U1 4 U2 5 एक वेरिएबल हमने गैप कर दिया सिंप्लीफाई करके डेरिवेशन करके। तो अगर V1 तुम्हें निकालना है यानी पहली बॉडी की फाइनल वेलोसिटी निकालना है तो आप ये डायरेक्ट फॉर्मूला दे सकते हो, या फिर पहले बॉडी की दूसरे बॉडी की
फाइनल वेलोसिटी निकालना है दूसरी बॉडी की, v2 है ना, तो आप ये डायरेक्ट फॉर्मूला दे सकते हो, ठीक है ना। तो बस इतना ही फर्क रहेगा, जो टू देखो यहाँ पर u1 का मल्टीप्लाई इससे हो रहा था और u2 का मल्टीप्लाई इससे हो रहा था, सिर्फ फर्क इतना है, अगर v2 निकालोगे तो यहाँ पर u2 कर देना, यहाँ पर u1 कर देना, खत्म बात। यहाँ पे क्या कर दोगे, u2 से मल्टीप्लाई कर दोगे, यहाँ पर u1 से। अगर क्या निकालना है, v2 निकालना है दूसरी बॉडी के फाइनल वेलोसिटी, तो ये दोनों फॉर्मूले लिख लो, ये भी काम आते हैं। तो पहले हम लोग कुछ एग्जांपल कर लेते हैं। देखो लिखा हुआ है कि द रिलेशन बिटवीन द डिस्प्लेसमेंट एक्स एंड टाइम ऑफ ए पार्टिकल मूविंग अंडर ए कांस्टेंट फोर्स इज टी इज इक्वल टू अंडर रूट एक्स प्लस 3। मतलब कोई डिस्प्लेसमेंट है, उसका डायरेक्ट डिस्प्लेसमेंट नहीं दिया हुआ, टाइम के रिस्पेक्ट में देना चाहिए, एक्चुअली टाइम के रिस्पेक्ट में नहीं दिया हुआ, बल्कि टी इज इक्वल टू अंडर रूट एक्स मतलब डिस्प्लेसमेंट प्लस 3 दिया हुआ है। तो ठीक है, एक फंक्शन दिया हुआ है जो टाइम का दिया हुआ है, ठीक है। Where x is in meter and t is second, determine the displacement of the particle of that instant where its velocity is 0। ठीक है, तो बताना है कि जब वेलोसिटी 0 है तो डिस्प्लेसमेंट कितना है, एंड इसके अलावा कि 6 सेकेंड बाद बताओ वर्क कितना है, ठीक है ना, समझ गए ना। फिर से लो, जब वेलोसिटी इसकी 0 है, इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी 0 है, तो वर्क आपको बताना है डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ है फंक्शन के हिसाब से, और 6 सेकेंड बाद का वर्क बताना है, ठीक है। पहली बात तो यहाँ पे एक चेंजेस कर लो, हमारे पास मालूम है यहाँ पे क्या दिया, t इज इक्वल टू अंडर रूट एक्स प्लस 3 दिया हुआ है, मतलब टाइम का फंक्शन दिया हुआ है डिस्प्लेसमेंट के रिस्पेक्ट में। ऐसा नहीं होना चाहिए, होना क्या चाहिए, डिस्प्लेसमेंट इज इक्वल टू हमें चाहिए, क्योंकि हमें वर्क के लिए डिस्प्लेसमेंट चाहिए होता है मेनली, हमें डिस्प्लेसमेंट इज इक्वल टू चाहिए, टाइम के रिस्पेक्ट में चल जाएगा। टाइम उधर हो जाए, एक्स इधर आ जाए, तो हम लोग क्या करेंगे, 3 को उधर भेजेंगे, अंडर रूट एक्स हटाएंगे, तो फाइनली देखो यहाँ पर आ गया डिस्प्लेसमेंट का फंक्शन आ गया, टाइम के रिस्पेक्ट में आ गया ना, उधर भेजा, अंडर रूट हटाया, पूरा स्क्वायर में चला गया, तो t माइनस 3 का होल स्क्वायर आ गया, ठीक है, t माइनस 3 होल स्क्वायर आ गया। अब हमें क्या मांगा है, ये सब तो यार पुरानी बातें हो चुकी हैं, हमें वेलोसिटी मांगा है, तो वेलोसिटी मांगा है, तो वेलोसिटी के लिए हमारे पास फंक्शन कौन सा होना चाहिए, वेलोसिटी वाला होना चाहिए। हमारे पास फंक्शन कौन सा, वेलोसिटी तो डिस्प्लेसमेंट का फंक्शन है, वेलोसिटी इसको क्या करो, डिफ्रेंशिएट करके क्या करो, जब हम डिस्प्लेसमेंट के फंक्शन को डिफ्रेंशिएट करते हैं तो वेलोसिटी का फंक्शन मिल जाता है, फिर टी जो भी जिस टाइम में पूछा है वहाँ पे टी डाल दो, वो वेलोसिटी आ जाएगी। तो हमने इसको कर दिया डिफ्रेंशिएट, जब डिफ्रेंशिएट किया तो ये आ गया v इज इक्वल टू टी एक्स बाई टी इज इक्वल टू 2 सामने आ जाएगा, अंदर बचेगा t माइनस 3, ओके। फिर अंदर जाएंगे, t को पता है ना डिफ्रेंशिएट करना, फिर t को डिफ्रेंशिएट करेंगे तो t का डिफ्रेंशिएशन क्या हो जाएगा, अंदर जाएंगे तो फिर t को डिफ्रेंशिएट करेंगे, t का डिफरेंस 1 होगा, माइनस 3 का 0 हो जाएगा। तो अगर देखो डिफ्रेंशिएशन में दिक्कत है, तो जो लास्ट का मैंने डिफ्रेंशिएशन का लेक्चर लोड किया है, बहुत इंपॉर्टेंट है, वो ज़रूर देख लेना, ठीक है ना। तो डिफ्रेंशिएशन आना चाहिए, ठीक है। तो पहले हम किसका करेंगे, स्क्वायर जो है उसको आगे नहीं आएंगे, स्क्वायर को आगे लाए, 2 आगे आ गया, बचा क्या, t माइनस 3 बचा कुछ लिख दिया। फिर अंदर जाएंगे, t माइनस 3 के बाद t का डिफ्रेंशिएशन 1 होगा, ठीक है, और माइनस 3 0 तो इंटू 1 हो जाएगा, तो t माइनस 3 1 का 1 ही रहेगा, कुल मिला के वेलोसिटी का ये फंक्शन आ जाएगा 2 इन ब्रैकेट t माइनस 3। अब कहाँ पे पूछा है, 0 में पूछा है, t में 0 डालो, आंसर निकालो वेलोसिटी कितना आ रहा है, तो 0 माइनस 3 तो 2 इंटू माइनस 3 कितना हो जाएगा, देख लो, t इज इक्वल टू 0 में पूछा है ना, नहीं उल्टा पूछा है, t इज इक्वल टू 0 पे नहीं पूछा है, तुम्हें क्या पूछा है, वेलोसिटी इज 0, तुम्हें डिस्प्लेसमेंट, देखो यहाँ पे कहानी थोड़ी उल्टी है, क्या पूछ रहा है कि जब वेलोसिटी इसकी 0 हो गई थी, इस फंक्शन की वेलोसिटी क्या हो गई थी, 0 हो गई थी, इस फंक्शन की वेलोसिटी क्या हो गई थी, 0 हो गई थी, उस वक्त डिस्प्लेसमेंट कितना हो रहा था, ये पूछ रहा है कि कितना डिस्प्लेसमेंट हो चुका था, कितना डिस्प्लेसमेंट हो चुका था। यानी फाइनली हमें देखो यहाँ मिल क्या गया है, हमें मिल गया है v इज इक्वल टू 2 t माइनस 3, ठीक है। कह रहे हैं जब वेलोसिटी 0 हो गई थी तो डिस्प्लेसमेंट बताओ, तो यार यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट तो यहाँ से निकाल रहे हैं, डिस्प्लेसमेंट पूछा, x पूछा है, तो यहाँ पे तो t दिया, v तो दिया नहीं कि v में 0 डाल दें, क्या कह रहा है कि v में 0 डालो, जहाँ v मिले वहाँ 0 डालो, ठीक है। तो सर यहाँ v मिल रहा है, यहाँ 0 डाल देंगे v, अच्छा ठीक है, जब यहाँ v मिल रहा है, यहाँ 0 डालो, तो यहाँ पर x नहीं मिल रहा है, भाई तुम्हारे पास दो ही तो कहानी है, एक तो ये फंक्शन है v इज इक्वल टू, और डिस्प्लेसमेंट में ये फंक्शन है, समझो जरा कॉन्सेप्ट समझो,
क्या कह रहा है कि वेलोसिटी जब जीरो है तो डिस्प्लेसमेंट बताओ, यानी v एक तरफ x एक तरफ, यहाँ पर एक तरफ x है, यहाँ पे एक तरफ t, इससे काम नहीं बनेगा। यहाँ पर एक तरफ v है तो यहाँ पर x नहीं है t है, इससे भी काम नहीं बनेगा। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, v तो जीरो दिया, ठीक है, टाइम तो निकाल सकते ना, t आएगा तो t यहाँ डाल के x निकाल लेंगे। हाँ ये हो सकता है। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर v कह रहा है जीरो, v हम क्या v में जीरो डालेंगे, देखेंगे टाइम क्या हो रहा था उस वक्त। तो v में जीरो डाला, फिर v नीचे फॉलो किया, जीरो इज इक्वल टू टू इंटू टी माइनस थ्री, टू के इधर नीचे डिवाइड भेजेंगे जीरो हो जाएगा, माइनस थ्री के इधर भेजेंगे तो t हो जाएगा 3 सेकेंड। इतना तो खैर समझ ही रहे होगे, इतने मेंटल मैथ समझ ही रहे होगे, है ना। तो टाइम निकाल लेंगे हम लोग कि यार वेलोसिटी जब जीरो थी, देखो हमारे ये फंक्शन है, दो फंक्शन है हमारे पास, एक तो x इज इक्वल टू टी माइनस थ्री का होल स्क्वायर है, और वेलोसिटी में जब हमने इसको डिफ्रेंशिएट कर लिया तो हमारे पास आ गया टू टी माइनस थ्री आ गया। क्वेश्चन क्या कह रहा है, क्वेश्चन कह रहा है कि वेलोसिटी जब जीरो है तो डिस्प्लेसमेंट बताओ, यानी v और x का रिलेशन पूछ रहा है, दिख रहा है क्या, नहीं दिख रहा v और x का रिलेशन, v x का रिलेशन कोई नहीं, कोई बात नहीं। हम क्या चाहो तो तुम ऐसे भी कर सकते हो कि टू वेरिएबल जैसे हम लोग साइमल्टेनियस से करते हैं कि जरूरत नहीं। देखो हम क्या करेंगे, कह रहे हैं कि v में जीरो डालो, तो ठीक है टाइम तो निकाल ले कम से कम, अभी आ जाएगा देखना कि उस टाइम टाइम क्या हो रहा था। तो v में जीरो डाला, इसी को मैंने फॉलो किया, v में जीरो डाला, टू इधर आके डिवाइड होकर जीरो हो जाएगा, टी माइनस थ्री यानी टी आ गया 3 सेकेंड। मतलब जब वेलोसिटी जीरो थी तब टाइम क्या हो रहा था, 3 सेकेंड हो रहे थे। 3 सेकेंड जब टाइम हो रहा था तब वो डिस्प्लेसमेंट कितना था, यहाँ पे टी में डाल दो 3 और डिस्प्लेसमेंट आ जाएगा, ठीक है। तो 3 माइनस थ्री जीरो, जीरो से जीरो, डिस्प्लेसमेंट कुछ नहीं हुआ था, जीरो हुआ था, है ना। समझ गया ना, यहाँ से टी निकाल लिया हमने, समझे कि समझे, यहाँ से टी निकाला, भाई वेलोसिटी जीरो में डाला क्योंकि बोला है कि वेलोसिटी जीरो डाल के देखो कि जीरो जब वेलोसिटी तब क्या डिस्प्लेसमेंट था, कोई बात नहीं, डिस्प्लेसमेंट का कुछ नहीं था मेरे पास यहाँ फंक्शन, हमने टी निकाल लिया। ये तो पता चल गया यार जब वेलोसिटी जीरो थी तब तो टाइम टी सेकेंड था, बट टी मिल गया, यहाँ पे टी डाल लेंगे, एक्स निकाल लेंगे, खत्म बात। ये कहानी थी इसकी। तो इस टाइप का क्वेश्चन मेरे ख्याल से पिछली बार भी हम लोगों ने किया हुआ था, लॉज ऑफ मोशन या वन डायमेंशन में शायद किया हुआ, वन डायमेंशन में किया हुआ था हम लोगों ने। नेक्स्ट एग्जाम्पल देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन है, आपको एक डायग्राम दिया हुआ है, एक चेन लटकी हुई है एक टेबल से, वो जो टेबल है वो क्या है, फ्रिक्शन लेस है, तो फ्रिक्शन कहानी यहाँ पर नहीं है, ठीक है। तो चेन जो लटकी है वो L/5 है, टोटल लेंथ L थी जिसमें से L/5 लटकी हुई है, और ये यूनिफॉर्म मास डिस्ट्रीब्यूशन है। तो L/5 लटकी है तो इसका मास कितना हो गया होगा, सोचो। अगर सोचो एक चेन है, यहाँ पर बोलेंगे आधी आधी लेंथ तो हम बोलेंगे आधा मास, अगर यूनिफॉर्म मास है एक जैसी है पूरा। अगर हम बोलेंगे आधी लेंथ का मास क्या होगा, तो पूरी लेंथ का आधा मास होगा, वन फोर्थ का तो वन फोर्थ ऑफ मास हो जाएगा, है ना। जितना पीस लोग उस हिसाब से उसका मास आ जाएगा। तो ये वाला जो मास है यहाँ पर, तो मास कितना है, अगर L/5 लटकी है तो टोटल मास कितना होगा, M/5 हो जाएगा। पूरे चेन का L/5 लटका हुआ, तो इस हैंगिंग चेन का मास कितना हुआ, M/5 हो गया, ठीक है। अब हम लोग क्या करेंगे, यहाँ से हम इसका क्या निकाल लेंगे, सेंटर ऑफ मास निकाल लेंगे, इतने पार्ट का, इतने पार्ट का सेंटर ऑफ मास क्या होगा बताओ, L/5 है तो आधा उधर आधा इधर, यानी 1/2, 1/2 में आया ना, तो L/5 का 1/2, तो L/10 हमने क्या निकाल लिया, इसका सेंटर ऑफ मास निकाल लिया, ठीक है। सेंटर ऑफ ग्रेविटी कह लो, सेंटर ऑफ मास कह लो, कि यहाँ पर सेंटर पे लग रही है, कहाँ पर लग रही है, L/10 में। सोचो ये पूरा L/5 है, अगर ऐसे सोचो ये पूरा 10 सेंटीमीटर है, तो इसका सेंटर ऑफ मास कहाँ होगा, 10 में से 5 में होगा, आधे में होगा ना, तो इसे टोटल L/5 है। तो L/5 में सेंटर ऑफ मास कहाँ पर होगा, L/5 का आधा, तो L/5 का जब तुम आधा करोगे तो L/10 आ जाएगा। L/5 का जब तुम क्या करोगे, आधा करोगे, तो क्या आ जाएगा, L/10 आ जाएगा, ठीक है ना। L/5 का आधा हमने किया, समझिए। तो ये निकल गया क्या सेंटर ऑफ मास, यहाँ पर इस चैन का मास हमें मालूम पड़ गया कि पूरा मास यहाँ पर है, ये मालूम पड़ गया। तो बस अब हमें निकालना क्या है, हमें निकालना है इफ द लेंथ ऑफ द चेन बी L एंड द मास इज M, देन हाउ मच वर्क विल बी डन पुलिंग अप हैंगिंग पार्ट ऑफ द चेन बॉक्स ऑन द बैक ऑन द टेबल। मुझे इस चेन के इस मास को वापस ऊपर खींचना है, वापस ऊपर खींचना है, तो तुम्हें कितना फोर्स लगाना पड़ेगा। तो फोर्स के लिए हमारे पास क्या होना चाहिए, कितना वर्क लगाना पड़ेगा, नॉट फोर्स, वर्क के लिए क्या होना चाहिए, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, या फिर यहाँ पर फोर्स का मतलब वेट कह लो, है ना। यहाँ पे फोर्स का मतलब क्या कह लो, वेट, है ना। भाई यहाँ पे कितना फोर्स लगाना पड़ेगा, जितना इसका वजन है। भाई वेट का फॉर्मूला भी वही होता है M/G, फोर्स का फॉर्मूला वही होता है M/G, ठीक है ना। तो वेट इंटू डिस्प्लेसमेंट, तो वेट कितना है, वेट कितना है बोलो, वेट
m/5 × g। वेट का फॉर्मूला क्या है, m × g इंटू डिस्प्लेसमेंट, यही हुआ ना। तो m × g, m कितना है, m/5 × g, ठीक है ना, m × g इंटू डिस्प्लेस कितना होगा, डिस्प्लेस हमें लेना है सेंटर ऑफ, जो जहाँ से जिस डिस्टेंस से सेंटर ऑफ मास लग रहा था उतना डिस्टेंस लेना है। तो डिस्टेंस की लोगे L/10, तो टोटल आ जाएगा mgL/50। समझ गया, इतना तुम्हें वर्क करना पड़ेगा, ठीक है ना। डिस्प्लेसमेंट कितना लोगे, L/10 लोगे, याद रखना। क्योंकि हम ये सोचेंगे कि पूरे वजन को, भाई समझो, आप बोलोगे सर डिस्प्लेस तो ऊपर पूरा L/5 गया है, या डिस्टेंस अगर L/5 है तो डिस्टेंस कॉन्सेप्ट समझो जरा सा। अगर चलो मैं वैसे ले लूँ कि पूरा 10 सेंटीमीटर था, पूरा कितना था, 10 सेंटीमीटर था। चलो एक बार उसमें ले लेंगे, समझ में आ जाएगा। चैन यहाँ से पूरा 10 सेंटीमीटर में था, ठीक है, और हमने इसको जो ऊपर पूरा खींचा, तो आप बोलोगे पूरा ही 10 सेंटीमीटर ऊपर गया है, ये चैन को पूरा ऊपर हमने लिया है, पूरा ऊपर गया है, लेकिन पूरा ऊपर कैसे लोगे आप सोचो ना। भाई ये वाला पार्ट तो पहले ही ऊपर चला गया होगा, ये वाला पार्ट इसके कम, भाई 10 सेंटीमीटर तो आखिरी पार्ट का डिस्प्लेसमेंट हुआ होगा ना, 10 सेंटीमीटर। चेन का जो आखिरी सिरा होगा उसका ही, सिर्फ उसका ही वजन का, सिर्फ उतने ही वजन का डिस्प्लेसमेंट तो 10 सेंटीमीटर हुआ है ना। बाकी यहाँ पर पार्ट के लिए क्या ये पूरा 10 सेंटीमीटर ऊपर गया, नहीं, यहाँ पे कम है। भाई टोटल लेंथ 10 सेंटीमीटर है ना, टोटल लेंथ 10 सेंटीमीटर का जो डिस्प्लेस हुआ होगा पूरा 10 सेंटीमीटर, तो कौन सा पार्ट हुआ होगा, वजन का कौन सा पार्ट, वजन का ये वाला पार्ट, बिल्कुल आखिरी वाला 10 गया होगा, 10 सेंटीमीटर ऊपर गया होगा, ठीक है। बिल्कुल जो ऊपर वाला होगा थोड़ा ही सही तुमने खींचा होगा, ये वाला पार्ट जस्ट ऊपर आ गया होगा, है ना। तो इन सबका बीच का एक सेंटर तो लेना पड़ेगा ना, तो इसीलिए हमने सेंटर L/10 लिया। आई बात समझ? अगला क्वेश्चन दिया हुआ है, बॉडी ऑफ मास 5 kg इनिशियली एट रेस्ट इज सब्जेक्टेड टू फोर्स ऑफ 20 न्यूटन। तो मास भी तुम्हें दिया हुआ है, फोर्स भी तुम्हें दिया हुआ है। व्हाट इज काइनेटिक एनर्जी एक्वायर्ड बाय द बॉडी एट द एंड ऑफ 10 सेकेंड, 10 सेकेंड, ठीक है, 10 सेकेंड बाद, यानी कि फोर्स अगर हम 20 न्यूटन लगाते रहें तो काइनेटिक एनर्जी कितनी हो जाएगी आफ्टर 10 सेकेंड, आफ्टर 10 सेकेंड काइनेटिक एनर्जी। तो काइनेटिक एनर्जी के लिए हमारा फॉर्मूला, मैंने डिटेल लिख लो, सब समझ में आएगा आराम से। देखो मास कितना दिया हुआ है, 5 kg दिया हुआ है, हम फोर्स कितना लगा रहे हैं, 20 न्यूटन। समझो अपनी गाड़ी में 20 न्यूटन का फोर्स लगा रहे हैं, इंजन से 20 न्यूटन लगा रहे हैं। कितनी देर तक लगाया, हमने लगाया 10 सेकेंड तक। तो 10 सेकेंड बाद फाइनल वेलोसिटी क्या हो जाएगी, ये हमें पूछा गया है, 10 सेकेंड फाइनल वेलोसिटी क्या हो जाएगी। तो जो मोशन के इक्वेशन है ना 3-4 जो मैंने बताए थे, बस वहाँ पर इसका कॉन्सेप्ट लग रहा है कि टाइम भी है, फोर्स है, एम है, तो यानी एक्सेलरेशन भी आ सकता है, एक्सेलरेशन है, टाइम में तो फाइनल वेलोसिटी पाई जा सकती है। फाइनल वेलोसिटी फॉर्मूला क्या है, v इज इक्वल टू वी, फाइनल वेलोसिटी नहीं पूछा है, तुम्हें पूछा गया काइनेटिक एनर्जी, सॉरी, तुम्हें पूछा गया काइनेटिक एनर्जी, कि काइनेटिक एनर्जी कितनी हो जाएगी बॉडी में, ये पूछा गया तुम्हें, नॉट फाइनल वेलोसिटी। तो काइनेटिक एनर्जी के लिए फॉर्मूला क्या है, हाफ एम वी स्क्वायर है फॉर्मूला, जिसमें मास तक में दिया हुआ, वेलोसिटी नहीं दी, फाइनल वेलोसिटी क्या है, ठीक है ना। तो v हमें कुल मिला के निकालना है, तो v कैसे निकालेंगे, तुम्हारे पास फोर्स है, टाइम है, एक्सीलरेशन है, नहीं है, तो निकाल लेंगे। यानी v इज इक्वल टू यू प्लस 80 से हम निकाल सकते हैं, u प्लस 80, ठीक है, यहाँ से निकाल सकते हैं। हाँ, अगर हम बॉडी क्या मान रहे हैं, इनिशियली एट रेस्ट, तो u तो तुम्हें मालूम है 0 है, एक्सीलरेशन मालूम पड़ जाए, टाइम तुम्हें मालूम है, टाइम तुम्हें पता है 10 सेकेंड, तो फाइनल वेलोसिटी मिल जाएगी। तो एक्सीलरेशन निकालने में क्या दिक्कत है, एक्सीलरेशन फॉर्मूला क्या है, देखो, एक तो v माइनस यू बाई टी, वी माइनस यू बाई टी, वी है कहाँ सर, कोई बात नहीं, एक और एक्सीलरेशन फॉर्मूला है क्या, एफ अपॉन एम, फोर्स का फॉर्मूला क्या, मास इंटू एक्सीलरेशन, तो एक्सीलरेशन फॉर्मूला क्या हो जाए, एफ अपॉन एम, एफ भी दिया हुआ है, एम भी दिया हुआ है, ए कितना आ गया, 4 आ गया, 20/5 4 आ गया, ठीक है। तो यहाँ से निकाल दो फाइनल वेलोसिटी, दिक्कत है क्या आपको, कोई दिक्कत नहीं है। 0 + 4 इंटू टाइम दिया हुआ 10 सेकेंड, तो 40 आ गया, 40 मीटर पर सेकेंड फाइनल वेलोसिटी आ गई, ठीक है। बस अब हमें काइनेटिक एनर्जी निकालना है, कितनी काइनेटिक एनर्जी गेन, ठीक है। तो काइनेटिक एनर्जी निकालने के लिए हमें फॉर्मूला क्या मानना पड़ेगा, हाफ एम वी का स्क्वायर, ठीक है ना, हाफ एम वी का स्क्वायर। सारी चीज़ें क्लियर है, तुम्हें वी मालूम पड़ गया है, तुम्हें मास पता है, काइनेटिक एनर्जी कितनी आ गई 10 सेकेंड फोर्स लगाने पर, बॉडी मास 5 किलो वाली बॉडी पे 20 किलो हमने फोर्स, न्यूटन फोर्स लगाया और 10 सेकेंड तक लगाया, तो कितनी काइनेटिक एनर्जी उसके अंदर गेन हो जाएगी, यहाँ से पता चल
जाएगा, तो थोड़ा फील करके पढ़ोगे तो समझ में आएगा, ठीक है। तो कितने अच्छे से देखो, पहले हम काइनेटिक, हमने क्या किया, हमें क्या पूछा था, काइनेटिक एनर्जी पूछा था। काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला क्या है, हाफ एम वी का स्क्वायर। क्या फाइनल वेलोसिटी थी तुम्हारे पास, नहीं थी सर, इनिशियल थी 0 एट रेस्ट, लेकिन हमें काइनेटिक एनर्जी मतलब फाइनल वेलोसिटी के लिए चाहिए था कि 10 सेकंड बाद फोर्स लगाते गए, 10 सेकंड बाद कितना हो गई काइनेटिक एनर्जी। वी नहीं था, वी के लिए हमारे पास काफ़ी सारे अलग अलग, कई जगह फाइनल वेलोसिटी यानी वी का टर्म यूज होता है, अलग अलग मोशन के अलग अलग इक्वेशन हैं। हमें सूटेबल क्या थी कि मेरे पास टी भी था, मेरे पास यू भी था, यू मतलब 0 था, इनिशियल रेस्ट दिया हुआ है यार, टी भी है, तो अगर एक्सीलरेशन मालूम पड़े तो फ़ौरन फाइनल वेलोसिटी मालूम पड़ जाएगी। एक्सीलरेशन का भी कुछ है कि हाँ एफ बाई एम, क्यों एफ इज इक्वल टू ए होता है, हाँ एक्सप्रेशन यहाँ से मिल जाएगा, फाइनल वेलोसिटी यहाँ से मिल जाएगी, काइनेटिक एनर्जी में डाल देना, आगे आंसर है ना। इस तरीके से रिलेट करना सीखो, पर्टिकुलर सम को सॉल्व कर लेना तो बड़ी मज़ा आ जाती है ना, हाँ ये तो हमें आ गया, लेकिन उसी का मिलता जुलता थोड़ा सा घुमा के दे देंगे फिर फंस जाओगे। तो इसीलिए बिल्कुल कॉन्सेप्ट समझ के करो चीज़ों को, कि किस तरह आपने ट्रिकी माइंड लगाया, क्या क्या चीज़ों कमी थी, किस तरह डेटा से उनको निकाला हमने। तो ओवरऑल फिजिक्स में किसी भी चैप्टर में कोई भी फॉर्मूला यूज़ हो जाता है, ठीक है ना। अब ये 1 डायमेंशन से रिलेटेड हमने ज़्यादा पढ़ा था, इसमें कहीं पर भी यूज़ हो जाएगा ये तो नेक्स्ट देखो, क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। लिखा हुआ है ए बॉडी ऑफ मास 10 kg मूविंग विद स्पीड 2 मीटर पर सेकेंड, मतलब इनिशियल वेलोसिटी कुछ उसको दी हुई थी, पहले से बॉडी चलते हुए आ रही थी, ऑन ए फ्रिक्शनलेस टेबल माउंटेड स्प्रिंग एंड कम्स टू रेस्ट, ठीक है, मतलब आके है ना स्प्रिंग में आके टकराई और आके रुक गई, कुछ इस तरीके से। इफ़ द फोर्स कांस्टेंट ऑफ द स्प्रिंग इज दिस देन हाउ मच इज द स्प्रिंग कॉम्प्रेस, ठीक है। तो क्वेश्चन क्या है, आपको पहले मैं डेटा बताया तो डेटा आपको क्या दिया, एक बॉडी है मास 10 किलो का, उसकी इनिशियल वेलोसिटी 2 मीटर पर सेकेंड है, एक एक टेबल में इस तरह स्प्रिंग लगी हुई थी और बॉडी आके टकराई, जब टकराई तो ये स्प्रिंग क्या हुई, कुछ इस तरीके से दब गई, कुछ इस तरीके से क्या हुई, दब गई, ठीक है, स्ट्राइक से, देखो स्ट्राइक मतलब टकराई है ना, स्ट्राइक से दब गई। तो ये जो दबी स्प्रिंग, स्प्रिंग पहले फ्री थी, इसके अंदर कोई पोटेंशियल एनर्जी नहीं थी। जब स्प्रिंग फ्री होती है ना, जैसे कोई इलास्टिक है इसे फ्री रखा हुआ है, मतलब इसमें कोई पोटेंशियल एनर्जी नहीं, जब तक उसे खींचोगे नहीं या कॉम्प्रेस नहीं करोगे, तो फिलहाल पोटेंशियल एनर्जी इसमें कुछ भी नहीं थी, ठीक है ना। स्प्रिंग मतलब पोटेंशियल एनर्जी वाला कॉन्सेप्ट आ जाएगा, कंजर्वेटिव वाला। तो जब जब आके कोई बॉडी टकराई तो ये थोड़ा दब गई, तो कितना दब गई वही होता है एक्स, कितना डिस्प्लेस हुआ है, कितना आके दब गई, दब के आके रुक गई, ऐसा हुआ है, बाद में आके ऐसे दब के आके रुक गई, बाउंस बैक वाला तक नहीं जाना है, बस आके दबी यहाँ तक जाना है, ठीक है, आके दब गई। तो जो एक्स है वो कितना हुआ, तो स्प्रिंग वाला बताओ, स्प्रिंग वाला कॉन्सेप्ट क्या है, स्प्रिंग वाला पोटेंशियल एनर्जी से रिलेटेड है कि नहीं है, मैंने यहाँ बताया था पोटेंशियल एनर्जी रिलेटेड है, इसमें क्या फॉर्मूला लगा सकते हो, स्प्रिंग का पोटेंशियल एनर्जी इज इक्वल टू हाफ के एक्स स्क्वायर, और ये एक्स ही पूछा है तुम्हें, है ना। स्प्रिंग का पोटेंशियल एनर्जी फॉर्मूला क्या होता है, हाफ के एक्स स्क्वायर, ये एक्स ही पूछा, कहीं ना कहीं से एक्स पूछा गया, ठीक है, और तुम्हें एक स्प्रिंग का कांस्टेंट भी दिया हुआ है, ठीक है। तो इसमें बेसिकली देखो, अब देखो इसमें कॉन्सेप्ट क्या लगाएंगे, मैंने क्या कहा था कि यार जो चेंज इन काइनेटिक एनर्जी हो रहा है या जो भी एनर्जी में चेंजेस हो रहा है वर्क नेट की वजह से हो रहा है, अगर एक्सटर्नल फोर्सेज है, अगर कंजर्वेटिव फोर्सेज, अगर नॉन कंजर्वेटिव फोर्सेज है, तो आप ये पूरा पूरा फॉर्मूला इस तरह नेटवर्क लगा सकते हो। अगर एक्सटर्नल फोर्सेज नहीं है, नॉन कंजर्वेटिव फोर्सेज नहीं है, जस्ट कंजर्वेटिव वर्क डन बाय कंजर्वेटिव फोर्सेज है, तो सीधा सीधा ये लगा दो एनर्जी कंजर्वेशन थ्योरम, सीधा सीधा। कुछ भी एक्सटर्नल फोर्स है क्या, कुछ भी हमने धक्का लगा के भेजा है क्या बॉडी को, क्या इसे पुश किया होगा, नहीं, बस बॉडी ऐसे चलते हुए आ रही थी और स्प्रिंग में आके टकरा गई, हमने कुछ भी एक्सटर्नल फोर्स नहीं दिया हुआ है, ठीक है। तो ये जो थ्योरम लगा रहे हैं, कब लगा रहे हैं ये भी समझना ज़रूरी है, कब लगा रहे हैं, अदरवाइज हमें पूरा ये लगाना पड़ेगा, ठीक है ना। ये लगा रहे तो आसान हो जाता है हमारे लिए। तो हमने एक्सटर्नल फोर्स नहीं दिया है, फ्रिक्शन है क्या, नॉन कंजर्वेटिव फोर्सेस है क्या, नॉन कंजर्वेटिव फोर्स है क्या, नहीं, फ्रिक्शन लेस है, चलो अच्छा, जो भी वो वर्क हो रहा है कंजर्वेटिव फोर्सेस की वजह से हो रहा है, तो डायरेक्ट ये लगा देने का, डायरेक्ट ये लगा देने का। अब बताओ ये क्या है, बताता हूँ मैं, देखो हो क्या रहा है, इनिशियल समथिंग काइनेटिक एंड पोटेंशियल है, बाद में क्या हुआ है, फाइनल समथिंग इनिशियल एंड काइनेटिक हुआ है, फाइनल में काइनेटिक एंड पोटेंशियल हुआ है कुछ। यानी एक सिस्टम को जब टाइम, जब शुरुआत में आप देख रहे हो, उस सिस्टम के पास कुछ क्या है, पोटेंशियल एनर्जी है, कुछ क्या है, काइनेटिक एनर्जी है। जब वो टकराया तो उस सिस्टम में, उस बॉडीज में कुछ पोटेंशियल एनर्जी, फाइनली कुछ चेंजेस हुआ होगा पोटेंशियल एनर्जी में, और काइनेटिक एनर्जी में कुछ चेंजेस हुआ होगा, ठीक है ना, ये कॉन्सेप्ट है।
तो बस ये फॉर्मूला लगाएंगे, हम आपको बताएंगे पूरे सिस्टम में दो लोग हैं, एक क्या है, एक बॉडी है और एक क्या है, स्प्रिंग है। ये ध्यान रखो, बॉडी और स्प्रिंग की कहानी चल रही है, कितना टफ क्वेश्चन आ जाए, जो मैं बता रहा हूँ आप फौरन कर लोगे, आराम से कर लोगे। देखो बॉडी और स्प्रिंग दो लोग हैं। अब देखो मैंने एनर्जी का कंजर्वेशन का मैंने फॉर्मूला लगा दिया कि इनिशियल एनर्जी, इनिशियल काइनेटिक, इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी प्लस इनिशियल काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू फाइनल पोटेंशियल एनर्जी प्लस फाइनल काइनेटिक एनर्जी। ओके, अब आ जाओ यहाँ पर टकराने से पहले। टकराने से पहले क्या बॉडी के पास कोई पोटेंशियल एनर्जी था? नहीं, बॉडी तो चलते हुए आ रही थी, इसके पास तो कोई पोटेंशियल एनर्जी कुछ बताया नहीं है कि इसके पास कुछ पोटेंशियल एनर्जी थी। बॉडी जो बॉडी चलते हुए आ रही है, जैसे एक बॉल है और स्प्रिंग में आके टक्कर मार रहा है, स्प्रिंग में आके टक्कर मार रहा है, तो एक बॉडी मेरी स्प्रिंग हो गई, एक बॉल हो गई, ऐसे सोचो, ठीक है। तो बॉल के पास तो कुछ भी पोटेंशियल एनर्जी नहीं थी उसकी, ठीक है, उसके पास कुछ भी पोटेंशियल एनर्जी नहीं था। पोटेंशियल एनर्जी को मैं एड्रेस कर रहा हूँ। अच्छा, स्प्रिंग के पास पहले तो कोई पोटेंशियल एनर्जी थी, ऐसे मैं एड्रेस करता जा रहा हूँ। स्प्रिंग के पास, स्प्रिंग तो पहले फ्री थी, ना तो कॉम्प्रेस थी ना ही स्ट्रेच थी, नहीं सर, स्प्रिंग के पास भी कोई भी पोटेंशियल एनर्जी नहीं थी, ये लिख दो जीरो, यानी दोनों ही बॉडी के पास कोई भी पोटेंशियल एनर्जी इनिशियली नहीं थी। ओके, प्लस करके चलो काइनेटिक एनर्जी में आ जाओ। क्या बॉडी के पास कोई काइनेटिक एनर्जी थी इनिशियली? हाँ, बॉडी तो सर चलते हुए आ रही थी, बॉडी के पास तो काइनेटिक एनर्जी थी, तो लगा दो हाफ। हाँ सर, बॉडी के पास तो काइनेटिक एनर्जी, मैं तो लगाऊंगा हाफ एम वी का स्क्वायर, लगा दो इनिशियली। अच्छा ठीक है, अभी खत्म नहीं हुई कहानी, अब स्प्रिंग का भी देख रहे हैं। क्या स्प्रिंग के पास कोई इनिशियल काइनेटिक एनर्जी थी? नहीं सर, स्प्रिंग तो ऐसे रुकी रहेगी ना, उसके पास काइनेटिक एनर्जी क्यों रहेगी? खत्म का हो गया। अब इक्वल टू, अब आ जाओ फाइनली फाइनल पोटेंशियल एनर्जी। फाइनल पोटेंशियल एनर्जी बॉडी के पास कुछ थी? फाइनल पोटेंशियल एनर्जी बॉडी के पास तो सर, बॉडी के पास तो नहीं थी, बॉडी तो आके रुक गई, वैसे कुछ बताया नहीं गया कि बॉडी, वो दूसरी जो बॉडी थी वो स्प्रिंग थी वो भी दबा, ऐसा कुछ नहीं था, है ना, ऐसा कुछ भी नहीं था। तो बॉडी के पास तो सर फाइनल पोटेंशियल एनर्जी कुछ नहीं थी, ठीक है, ओके। अच्छा, स्प्रिंग के पास कुछ था पोटेंशियल एनर्जी फाइनली? हाँ सर, बाद में स्प्रिंग तो दबी है सर, इसके पास कुछ पोटेंशियल एनर्जी थी बाद में, कितनी थी? हाफ के स्क्वायर थी। चलो अच्छा, प्लस काइनेटिक एनर्जी देख लो, बॉडी के पास बाद में कोई काइनेटिक एनर्जी थी? नहीं सर, वो आके रुक गई, नहीं थी। स्प्रिंग का बाद में कोई काइनेटिक एनर्जी थी? नहीं सर, स्प्रिंग भी रुक गई आके, दब गई, तो उसमें नहीं थी, कुछ नहीं थी, जीरो। समझे समझे? ऐसे जब तुम करोगे ना, कितना भी खतरनाक आने दो, कितना भी 10-10 बॉडी दे दे तुम्हें, एड्रेस करते हो, यू आई का दोनों से एड्रेस करो, फिर के आई का दोनों से एड्रेस करो, फिर यू एफ का दोनों से एड्रेस करो, के एफ का दोनों से एड्रेस करो, खत्म बात, ठीक है। कुल मिला के हुआ क्या है कि हाफ एम वी स्क्वायर जो एनर्जी थी, कैनेटिक एनर्जी थी, कैनेटिक एनर्जी जो थी, वो कुल मिला के स्प्रिंग दब गई तो स्प्रिंग के पोटेंशियल एनर्जी में ट्रांसफर हो गई, बस कुल मिला के ये हुआ, कुल मिला के ये हुआ, बस। अब क्या बाकी है भाई, एक्स निकालना है तुम्हें, तुम्हें एम दिया है क्या? हाँ सर, एम तो दिया हुआ है, ओके ठीक। स्प्रिंग का मास है ना, मासलेस मान लो, और फाइनल वेलोसिटी फाइनल हाफ एम वी का स्क्वायर, हाँ इनिशियल है ना, ये वाला इनिशियल है, तो इनिशियल वेलोसिटी दिया है क्या? हाँ सर दिया हुआ है, 2 मीटर पर सेकेंड दिया हुआ है। तुम चाहो तो यहाँ यू भी लिख सकते हो, लेकिन मैंने आई लगा दिया है, ये दिया, यानी यहाँ पर तो दोनों दिए हुए हैं। फिर के दिया, हाँ के भी दिया, तो निकालना क्या है सर? सबसे एक्स निकालना है, निकाल लेना ना, सबको उधर भेजना, अंडर रूट मार देना उधर, बताने की आगे ज़रूरत है क्या? नहीं, समझे? तो मैंने इतना टाइम क्यों नहीं, मैं डायरेक्ट ही बता सकता, लेकिन मैं चाहता हूँ कि पूरा कॉन्सेप्ट को समझो कि ये जो मैं लगा रहा हूँ ये छोटी सी बात नहीं है, बहुत सारी चीज़ें इसमें छुपी हुई हैं, बहुत सारी चीज़ें इसमें छुपी हुई हैं। तो आपको इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी दोनों से रिलेट करना पड़ेगा, इनिशियल काइनेटिक एनर्जी दोनों का देखना पड़ेगा, फिर इधर पे फाइनल पोटेंशियल एनर्जी दोनों का चेक करना पड़ेगा। अगर दोनों के पास होता तो इस ब्रैकेट में दोनों का ऐड करके लिखते, यदि यू एफ दोनों के पास होता अगर, तो दोनों का लिखते ऐड करके, या इनिशियली यहाँ पे पोटेंशियल एनर्जी दोनों के पास होता, दोनों को ब्रैकेट में भी अंदर दोनों का ऐड करता अलग अलग, ऐसा करते हैं। अगर आप जेई के क्वेश्चन रहेंगे तो आपको वैसे ही करना पड़ता है, जब बॉडी टकराई है तो उस दोनों बॉडी पर भी पोटेंशियल एनर्जी आ रही है ना, यहाँ पर सिर्फ एक ही स्प्रिंग पर पोटेंशियल एनर्जी आई है ना, तो वैसे। अगला क्वेश्चन बहुत ज़बरदस्त है, देखो, ए बुलेट ऑफ मास दिस के जी एंड हॉरिजॉन्टल स्पीड दिस, मतलब एक स्पीड, इनिशियल स्पीड दी गई है, देखो बुलेट का जो मास है वो दिया हुआ है 0.012 kg,
इतना डेसिमल में देने की मतलब अननेसेसरी कैलकुलेशन बढ़ता है, कॉन्सेप्ट पकड़ के चलो। और इनिशियल जो वी आई लिखा है तो आप यू लिख दो, कुछ भी लिख सकते हो, ठीक है ना। इनिशियल चलो यू लिख दो, मैं चलो यू लिख दिया मैंने। यू मत लिखो, यू मतलब पोटेंशियल एनर्जी भी तुम कंफ्यूज हो जाओगे, तुम वी आई लिखो, क्योंकि यू से हम लोग कैपिटल यू से पोटेंशियल एनर्जी भी दिखा रहे हैं। तो इनिशियल वेलोसिटी 70 मीटर पर सेकेंड थी, ओके। और दूसरी तरफ जो हो क्या है, देखो सीन क्या है, सीन ये कि एक बुलेट आ रही है, एक मास है ना, एक मास वुड मास लटका हुआ है, जैसे बुलेट ने इसको स्ट्राइक किया तो डेफिनेटली ये बॉडी थोड़ी सी ऊपर है ना, बुलेट के पास अपना मोमेंटम है, ला के इसको टकराया तो इस पूरे को लेकर आगे चला गया, कुछ ऐसी कहानी है ना, कुछ आगे मतलब दो बॉडी है, एक बुलेट है और एक वुड मास है। तो दूसरा वाला मास मैंने कैपिटल दे दिया क्योंकि भारी मास है ना, बड़ा मास है। तो जो वुड है, वुड का जो मास है, वुड का जो टुकड़ा है वो 0.4 kg का है। इनिशियली कम विद द रेस्ट, तो फाइनल जो वेलोसिटी हुई है वो रेस्ट विद रिस्पेक्ट टू द ब्लॉक, इंस्टेंटली कम्स टू द रेस्ट, फाइनल वेलोसिटी जीरो हो गई है। फाइनल वेलोसिटी जीरो मतलब दोनों की ही जीरो हो गई है, ठीक है। इसकी इनिशियल वेलोसिटी जीरो थी, पहले तो ऐसे ही मास लटका हुआ था इस बॉडी का, देखो यहाँ बॉडी 1 है, इधर बॉडी 2 है, यहाँ पर क्या है, मास लटका हुआ है वुड का, तो वुड की इनिशियल वेलोसिटी क्या है, जीरो है, ठीक है। और फाइनल वेलोसिटी भी क्या है, फाइनल वेलोसिटी बाद में जाके क्या हो गई, जीरो हो गई, ठीक है ना। तो देखो फिर द ब्लॉक इज सस्पेंडेड सीलिंग में दे दिस, तो आपको कुल मिला के बताना है कि कितना हाइट ऊपर ये जो है ना बॉक्स है ना, जब बुलेट इसको टक्कर मारेगा तो ये जो बॉक्स है या वुड का टुकड़ा है वो कितना ऊपर ऊपर चला जाएगा। कंपेरेटिवली यहाँ पर था, अब यहाँ पर आ गया, ऐसे देखो टॉप वाला पार्ट देखो, थोड़ा सा ऊपर आया कि नहीं आया, हाइट की बात करेंगे तो, ठीक है ना, कितना ऊपर चला गया। अब देखो इसमें आप क्या करो मालूम है, मैंने आपको एक तो ये बताया था, आप चाहो तो ऐसे भी लगा सकते हो, लेकिन इतना ये करने की ज़रूरत नहीं है, एनर्जी कंजर्वेशन करने की ज़रूरत नहीं, आप ये वाला लगा दो, मोमेंटम वाला इलास्टिक कॉलिजन, क्योंकि कॉलिजन हुआ है ना, कोलाइड हुआ है यहाँ पर, ठीक है, कॉलिजन हुआ है, तो आप ये लगा दो कि इनिशियल जो मोमेंटम था पूरे सिस्टम के पास वही बराबर होगा पूरे सिस्टम का फाइनल मोमेंटम के बराबर। इनिशियली दोनों बॉडी में कितना मोमेंटम था, इक्वेट कर दो फाइनली दोनों बॉडी पर कितना मोमेंटम रहा, ठीक है ना, बस ये लगा दो, कोई दिक्कत नहीं होगी। देखो मैंने लगा दिया m1 v1 प्लस m2 v2 ठीक है। तो एक काम करेंगे हम लोग, चलो इनिशियल वाला है, ये इनिशियल है, बाद में इधर फाइनल है, ये ध्यान में रखना। तो काम में यहाँ आई मार दो, ठीक है, इनिशियल के लिए आई मार दो, ओके। यहाँ पे m1 इंटू वी फाइनल दे दें, फाइनल, ठीक है। तो यहाँ से हम यू दे सकते थे, आपको कन्फ्यूज़न ना हो तो एक समझ लो कि ये वेलोसिटी फाइनल है, इधर जो लिखा है ये मास 1 मतलब पहले बॉडी की फाइनल वेलोसिटी है, और इधर जो मैं लिख रहा हूँ दूसरे बॉडी की फाइनल वेलोसिटी है, ठीक है, ये समझो। तो चाहो तो छोटा छोटा दे भी सकते हो आप 1 2, ठीक है। ये हमने लिख दिया कि पहले क्या था बाद में क्या है, पहले मोमेंटम कुल मिला के समझो, पहले मोमेंटम कितना था, बाद में मोमेंटम कितना है, कुल मिला के समझो, चलो ठीक है। 1 2 मतलब m1 हो गया बुलेट का मास और m2 हो गया वुड का मास, ठीक है। देखो अब देखो m1 कितना है, जो यहाँ पे 0.012, ठीक है। इसकी वेलोसिटी इनिशियल कितनी थी, 70 थी, ठीक है, प्लस m2 मतलब वुड का मास कितना है इनिशियली, मास तो चेंज होना नहीं है, 0.4 kg है, इनटू फाइनल उसकी इनिशियल वेलोसिटी कितनी थी, भाई ये तो लटका हुआ था ना, इसकी इनिशियल वेलोसिटी जीरो हुई ना, ये तो लटका हुआ है, बाद में इसको कुछ वेलोसिटी हुई है वो छोड़ो, ये क्या हुआ, लटका हुआ है, ठीक है, इनिशियल जीरो, बाद में भी रेस्ट में गया तो जीरो ही होगा, तो जीरो हटा दो, इज इक्वल टू m1 है मतलब बुलेट का मास फाइनली जब टकराया तो अब ऐसे मत करो, जब टकराया तो बॉडी बुलेट क्या हुई, अंदर जाके धंस गई मतलब m1 प्लस m2 हो गया, भारी हो गया ना, ये पूरा बॉक्स भारी हो गया, बुलेट अंदर चली गई। तो क्या करेंगे यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे, v बाहर निकाल लो, v फाइनल, और m1 प्लस m2 रख दो, है ना, दोनों बॉडी का मास आएगा v, सर v दोनों का सेम, अरे हाँ भाई v तो कॉमन हो रहा है, फाइनल वेलोसिटी ऑफ बुलेट
एंड फाइनल वेलोसिटी ऑफ क्या बॉक्स। ये दोनों एक ही हो जाएगा ना, अंदर जब बुलेट चली गई तो ये दोनों की वेलोसिटी अलग अलग थोड़ी ना रहेगी, दोनों की जो फाइनल वेलोसिटी होगी वो एक ही हो जाएगी, दोनों की जो फाइनल वेलोसिटी होगी वो क्या हो जाएगी, एक ही हो जाएगी, है ना। तो मैंने फाइनल वेलोसिटी को दोनों को कॉमन ले लिया है दोनों बॉडी के लिए, है ना। तो वी एफ बाहर निकले, m1 प्लस m2 कर लिया। ठीक है, समझ में आया। तो एक स्टेप थोड़ा सा और बढ़ गया, तो 0.012 इंटू 70 प्लस, ये तो ज़ीरो ही हो गया, फाइनल वेलोसिटी हमें नहीं पता, ठीक है। और m1 प्लस m2 0.012 प्लस 0.4, ठीक है। तो ये कंजर्वेशन मोमेंटम लगता रहता है कई जगह, बार बार ये लगता रहता है, तो इसको समझो कि फाइनल वेलोसिटी निकाल लेंगे। एक्चुअली हमारा टारगेट क्या है पता है, हमारा टारगेट है हाइट निकालना, हमारा टारगेट क्या है, हाइट निकालना। हमने फाइनल वेलोसिटी क्यों निकाली मालूम है, फाइनल वेलोसिटी से हम लोग क्या करेंगे भाई, इसके पास है ना कुछ काइनेटिक एनर्जी आ गई है, जब ये जब ये आके टकराया तो कुछ काइनेटिक एनर्जी थी, अच्छी एनर्जी थी इसके पास, यहीं पर इसी पोजीशन पर जब टकराया तो इसके पास कुछ काइनेटिक एनर्जी आई होगी, बाद में धीरे 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 जाके ऊपर रुक गया होगा, है कि नहीं है। समझो कॉन्सेप्ट को समझो। जब टकराई, देखो तीन सीन हो रहे हैं यहाँ पर, इससे कंफ्यूज हो रहे हो। पहला सीन क्या हो रहा है, पहला सीन में बुलेट है ना, कि बुलेट के पास अच्छी काइनेटिक एनर्जी है, अच्छी वेलोसिटी है, और इसके पास कुछ भी वेलोसिटी नहीं है। दोबारा क्या हुआ, जब टकराया दोनों के पास कॉमन वेलोसिटी आ गई, दोनों के पास कॉमन वेलोसिटी आ गई, दोनों ही भागे ऊपर। जब दोनों ही ऊपर भागे, तीसरा सीन क्या हुआ, ऊपर जाके रुक गए, ऊपर जाके तीसरा सीन क्या हुआ, ऊपर जाके रुक गए। तो यहाँ पे जितनी भी काइनेटिक एनर्जी थी वो ऊपर जाके किस में स्टोर हो गई, सोचो सोचो सोचो। यहाँ पर जितनी भी काइनेटिक, जब टकराया दूसरे सीन में जब टकराया तो तीसरा सीन क्या हुआ, ऊपर जाके रुक गए। तो जितनी भी काइनेटिक एनर्जी थी ऊपर जाके पोटेंशियल एनर्जी बदल गया, हाँ पोटेंशियल एनर्जी बदल गया, यानी एच चाहिए, एच लाएंगे एच। तो पहले तो हम ये तो निकाल लें, वेलोसिटी तो निकाल लें, फिर जाके हम क्या करें, काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू पोटेंशियल एनर्जी वाला कॉन्सेप्ट लगा देंगे कि काइनेटिक एनर्जी पूरी बदल गई पोटेंशियल एनर्जी में। लेकिन काइनेटिक एनर्जी यानी जो जो हमारी वेलोसिटी थी, फाइनल वेलोसिटी यहाँ पर कितनी थी, पहले और दूसरे सीन के हिसाब से फाइनल वेलोसिटी ये होगी, दूसरे तीसरे सीन के हिसाब से ये इनिशियल वेलोसिटी होगी। तो वो कंफ्यूज मत हो ना, अब मेंटली समझ लो आप उस चीज़ को, मेंटल कॉन्सेप्ट लगा के। तो यहाँ पे जब वी एफ निकालोगे तो फाइनल वेलोसिटी आ जाएगा 2.04 मीटर पर सेकेंड, ये आ गया। उसके बाद क्या करोगे, उसके बाद तो इस सिस्टम में काइनेटिक एनर्जी कितनी है इज इक्वल टू इस सिस्टम में पोटेंशियल एनर्जी कितना हो गया, आगे जाके रुक गया ना। तो जितनी भी काइनेटिक एनर्जी, जितनी भी स्पीड से ये धक्का लगा था, इतनी स्पीड से जब ऊपर गया तो जाके बाद में रुक गया, मतलब पोटेंशियल एनर्जी बदल गया। क्यों पोटेंशियल एनर्जी बदल गई, ऊपर वापस आएगा ना, वापस क्यों आ रहा है, क्योंकि इसके अंदर पोटेंशियल एनर्जी स्टोर हो गई है ना। सोचो ना आप, मेंटल वैसे भी सोच सकते हो, थोड़ा सा फील कर सकते हो। तो बाद में क्या करेंगे हम लोग, वेलोसिटी आ गई तो हाफ एम वी स्क्वायर किस में बदल गया, किस में बदल गया, एम जी एच में बदल गया, ठीक है। तो वेलोसिटी हमें फाइनल मिल गई है, तो ये वी एफ क्या है, दोनों मास का है। तो हाफ यहाँ पे मास दोनों का रखेंगे, क्यों, क्योंकि बुलेट और वुड बॉक्स दोनों एक हो चुके हैं, मिलन हो चुका है इनका। तो m1 प्लस m2 v का स्क्वायर हम v निकाल चुके हैं। यहाँ पर भी m दोनों साथ ही में है भाई, तो यहाँ पर भी m1 प्लस m2 साथ मिलेंगे। ग्रेविटी नहीं दिया तो 9.8 ले लेना, क्या निकाल लेना, हाइट निकाल लेना, क्या निकाल लेना, हाइट निकाल लेना। अब आई बात समझ में, ये कॉन्सेप्ट था। तो पहले हमने लगाया कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम, वहाँ से फाइनल वेलोसिटी निकाली, बाद में वो जो फाइनल वेलोसिटी जो निकाली है सेकेंड टू थर्ड सीन के लिए, जो फाइनल वेलोसिटी इनिशियल थी एक्चुअली में सेकेंड से थर्ड सीन जाने के लिए, तो यहाँ पे जो काइनेटिक एनर्जी थी वो आगे जाके पोटेंशियल एनर्जी में बदल गई। बात क्लियर है। तो ये आंसर आ गया 0.212 मीटर। ओके।